आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट और डिमांडेबल टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्लास 9 और साथ साथ क्लास 11 मतलब जो भी फिजिक्स पढ़ता है वो पढ़ना स्टार्ट कहाँ से करता है, तो इसी टॉपिक से स्टार्ट करता है आपका यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि हर फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9 का सबसे पहला चैप्टर आपका यूनिट एंड डायमेंशन। ये यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है। ये आपका टेलीग्राम चैनल, ठीक है, आपके फोन में एक इस तरह का ये आपका एक ऐप होगा, ठीक है। उस ऐप में आप चाहो तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इस चैनल को ज्वाइन करने का फायदा क्या है, तो फायदा ये है कि इसके थ्रू पर डे क्यूज हो रहा है शाम को, 9th वालों का 9 से 10 और 10th वालों का 8 से 9, ठीक है। आप वहां पर एनटीएससी लेवल के, एनटीएससी और सीबीएसई बोर्ड के लेवल के क्यूज को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ ही साथ जो आज का क्लास आपको कराया जाएगा, ठीक है, ये जो क्लास का जो लेक्चर है, ठीक है, इस लेक्चर का जो भी आपको मतलब पीडीएफ है, वो पीडीएफ भी आपको उसी चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो बेहतर यही होगा कि आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें फटाफट, और इसे बेस्ट प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इसे शेयर करें, ठीक है। और ये ओपन लर्निंग 84 पब्लिक चैनल है, ठीक है। और सेम यूजर नेम आपको इंस्टा पर भी मिल सकता है, आप वहां पर भी चाहें तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पर ओपन लर्निंग 84, ठीक है। मोस्ट अपडेटेड और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहने के लिए इन सब चीज़ों पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यूज करते हैं इंस्टा, तब नहीं करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैं हूँ, आपका नाम जानते ही हैं, साधक कुमार, ठीक है। तो आज का सेशन अब स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया इंट्रो। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे किस पर, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज पर, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, तो जैसे जितना भी चीज होता है, ठीक है, जो भी मतलब क्वांटिटी होता है उसे दो क्वांटिटी में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत क्या आएगा, नॉन फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत क्या आएगा, ये आपको अभी हम बारी बारी से बताएंगे। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को जानेंगे। तो फिजिकल, फिजिकल वर्ड से ही होता है फिजिकल, मतलब जिसको हम लोग एक तरीके से मतलब कि उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इस टाइप की चीज को। जैसे कि हम, मेरे पास ये पेन है, ठीक है, या फिर ये मेरे पास ये पैड है, ठीक है, जिस पर हम लिख रहे हैं, ठीक है। ये पेन हो गया, पैड हो गया। तो इन सारी चीजों का हम चाहें तो क्या लेंथ हम किसी को बता सकते हैं कि कितना लेंथ है, ठीक है। तो इस लेंथ को बताने के लिए हम लोग एक क्वांटिटी का यूज करेंगे, वो होता है आपका मीटर या सेंटीमीटर। इस टाइप का क्वांटिटी को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके मेजरमेंट के लिए, इसके लेंथ को लिए अगर हम बोलेंगे 10 सेंटीमीटर का पेन है, तो उसे किसी को अगर हम अंदाजा अगर कॉल पर भी बोल दें कि ये 10 सेंटीमीटर का मेरे पास पेन है, तो वो खुद से समझ जाएगा कि कितना बड़ा पेन होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी को यही कह दें कि अगर मुझे 10 ग्राम तुमसे प्यार है, तो वो नहीं समझ पाएगा कि उसके पास उसे उससे कितना लव है, ठीक है, या फिर उसे उसे कितना नफरत है, ठीक है, एक दूसरे को ये नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो हम लोग लेंथ को तुरंत समझ गए कि 10 सेंटीमीटर इतना लंबा होगा, लेकिन 10 ग्राम हेड को या फिर 10 ग्राम लव को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यही अंतर होता है फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी में, ठीक है। तो हम लेंथ को क्या कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कर सकते हैं, वही लव या हेड को या फिर किसी भी प्रकार के फीलिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो फिजिक्स पढ़ना है हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी पर ही पढ़ना है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी का कोई लिया दिया नहीं है। किस सब्जेक्ट से, तो फिजिक्स सब्जेक्ट से, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो एक क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। ये इसमें सबसे मेन वर्ड जो है वो ये है मेजर्ड, ठीक है। वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। जैसे इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे कि लेंथ हो गया, अभी जस्ट हमने एग्जांपल दिया। उसी तरह से मास हो गया, जैसे ये देखिए यहाँ पर क्या आपका ये क्या है, ये कोई भी बॉडी है, ठीक है। तो इसका लेंथ, मास,
ये सब कुछ होगा, ठीक है। उसी प्रकार से वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी मतलब क्या, इसके वेलोसिटी के बारे में अभी हम लोग और आगे जो जब फर्स्ट चैप्टर हम लोग इसका जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मोशन, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका लेंथ हो गया, मास हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, एरिया हो गया, और ये वॉल्यूम और डेंसिटी, ठीक है। ये सब सारा चीज तुम्हारा क्या होता है, आपका फिजिकल क्वांटिटी होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेजरेबल क्वांटिटी। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजरेबल क्वांटिटी, मतलब क्या, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है, तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। इस प्रकार से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को समझे। अब सेम इसी तरीके से हम लोग नॉन फिजिकल क्वांटिटी को समझ चुके हैं, बस हम यहाँ पर एक बार डिफिनेशन को देख लेते हैं। तो एक क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है, वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मेजरेबल क्वांटिटी, दैट इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि क्या हो गया, बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग को मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बस, बस क्या, बस, ठीक है, उसको मेजर नहीं कर सकते, बस कहेंगे तो बहुत बहुत टाइप का बस आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से रूम, तो रूम भी बहुत टाइप का रूम आ जाएगा, ठीक है। इसी में और भी हम लोग एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, तो फीलिंग्स, किसी भी तरह का फीलिंग, ठीक है, जैसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, ठीक है, लव, हेट, पेन, ठीक है। इन सब सारे चीज आपका क्या चीज में आता है, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आता है। तो इस प्रकार से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी दोनों ही क्वांटिटी को हम लोग समझ लिए। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी का टाइप्स कितना होता है, फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग किस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई हम लोग दो पार्ट में करते हैं। सबसे पहला आपका होता है क्या चीज, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, और नेक्स्ट होता है आपका क्या चीज, डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल, फंडामेंटल से ही पता चलता है, आप लोग एसएसटी में भी पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स मतलब क्या, जो बेसिक चीज है उसको हम लोग क्या कहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का ही दूसरा नाम और क्या होता है आपका, बेसिक क्वांटिटीज, बेसिक क्वांटिटीज, ठीक है। यही हुआ आपका फंडामेंटल क्वांटिटी। नेक्स्ट है डिराइव्ड क्वांटिटी। अब डिराइव्ड क्वांटिटी को समझेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या डेफिनेशन है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन होता है आपका कि ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी। एक ऐसा क्वांटिटी जो कि अपने आप को मतलब कि एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी का उसे नीड नहीं पड़ता है। जैसे कि लेंथ, ठीक है, किसी चीज के लेंथ को नापने के लिए हमें सिर्फ लेंथ ही क्वांटिटी का जरूरत पड़ता है, इसके अलावा हमें इसके लिए ना मास का जरूरत पड़ता है ना टाइम का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, तो इसी का जस्ट अपोजिट। फंडामेंटल क्वांटिटी को किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ता है। डिराइव्ड क्वांटिटी दैट क्वांटिटी which depends upon another quantity to express itself। खुद को एक्सप्रेस करने के लिए दूसरे क्वांटिटी का जब जरूरत पड़ता है, तो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर है इतना। अब देखिए, व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या क्या, तो फंडामेंटल क्वांटिटी का भी डिफिनेशन समझे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी मेनली रूप से आपका 7 गो होता है, ठीक है, 7 और प्लस 2 और इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला आपका 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या क्या आता है, तो सबसे पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेंथ आता है, ठीक है, ये लेंथ। देन फिर मास। अब लेंथ का, तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। उसी तरह से मीटर का सिंबल में हम लोग कैसे दिखाते हैं, स्मॉल एम से दिखाते हैं। नेक्स्ट है मास, ठीक है। मास, तो इसको, इसका ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम, और इसके सिंबल को क्या यूज करते हैं, तो केजी यूज करते हैं। उसी प्रकार से टाइम, तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड। अब इसका सिंबल हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो स्मॉल एस से यूज करते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो मतलब टेम्परेचर को जो हम लोग एसआई यूनिट जो है इसका, वो केल्विन होता है। इसको रिप्रेजेंट क्या जैसे करते हैं, सिंबल से, तो के से। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, तो एम्पेयर होता है।
और एम्पेयर का जो सिंबल होता है क्या होता है, कैपिटल ए होता है। उसके बाद लुमिनियस इंटेंसिटी, जिसको हम लोग कैंडेला ऐसा यूनिट है, और इसी का सिंबल है सीडी, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ये क्या है आपका मोल है, ये मोल एम ओ एल में मतलब इसका जो सिंबल हुआ एम ओ एल हुआ, ठीक है। तो देखिए ये सब सारा चीज तो आपको फिजिक्स में ज्यादातर ही हो जाएगा। जो लास्ट में ये हम लोग जो मोल के बारे में पढ़े हैं, ठीक है, ये मोल आपका ज्यादातर केमिस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें एक और वर्ड आया आपका ये चीज, लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला, ठीक है। तो कैंडेला क्या है, जब हम लोग मेजर करते हैं इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस, ठीक है, कि कोई भी लाइट का कितना है ब्राइटनेस, तो उस ब्राइटनेस को हम लोग जो एक्सप्रेस करते हैं वो किस चीज में एक्सप्रेस करते हैं, तो कैंडेला में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये कैंडेला को भी ये नया वर्ड था तो हम बता दिए, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे, जो कि आपको प्लेलिस्ट में दिख भी सकता है, ठीक है। आप चाहें तो वहां से भी आप मतलब थोड़ा देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है, ठीक है। तो उसका यूनिट होता है आपका क्या चीज, एम्पेयर। उसके बाद टेम्परेचर का क्या है, केल्विन है। तो इस प्रकार से हम लोग 7 क्वांटिटी को हम लोग जाने, ठीक है। ये 7 क्वांटिटी क्या क्या है, यही 7 क्वांटिटी आपका होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। नेक्स्ट, 7 के अलावा जैसा कि अभी हमने बोला कि 7 के अलावा दो और फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। वो दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सा है, तो एक होता, दोनों ही एंगल होता है, ठीक है। एक प्लेन एंगल के लिए और दूसरा क्या चीज, सॉलिड एंगल के लिए। अब प्लेन एंगल का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है आपका, रेडियन होता है, ठीक है। प्लेन एंगल का एसआई यूनिट रेडियन। और जो सिंबल का ऐसा जो इसका सिंबल होता है वो आर ए डी, स्मॉल आर ए डी, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखना है, स्मॉल है तो स्मॉल में है, ठीक है। उसके बाद सॉलिड एंगल स्टेरेडियन, ठीक है। इसको क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका दो गो इसका सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। तो यही हुआ आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। नेक्स्ट है प्लेन। अब जैसे प्लेन एंगल का बात की हम लोग, फिर सॉलिड एंगल का बात की, तो प्लेन एंगल किसको कहेंगे, सॉलिड एंगल किसको कहेंगे। तो जैसे कि हम लोग सबसे पहले 8 क्लास में क्या पढ़ के आए, सर्किल को भी पढ़ के आए हैं, और 9 में अभी हम लोग पढ़ेंगे स्फीयर को, ठीक है, वॉल्यूम एट सरफेस एरिया में। तो दोनों में अंतर क्या क्या है, तो जो सर्कल है वो आपका 2D है, ठीक है। और जो स्फीयर है वो आपका 3D है, बाकी सेम चीज है, ठीक है। वो भी आपका क्या होता है मतलब सर्कल क्या गोलाकार होता है, ठीक है। उसी तरह से ये भी गोलाकार होता है, इसके पास कोई मतलब कि कोई ये वर्टेक्स वगैरह नहीं होता है, ठीक है। तो अब प्लेन एंगल में हम लोग जो यूज करते हैं 2D फिगर के लिए, जो हम लोग यूज करेंगे उसे ही हम लोग कहेंगे क्या चीज, प्लेन एंगल। और इसी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन। और इसी को हम लोग दिखाते हैं, मतलब सिंबल जो यूज करते हैं आरएडी से यूज करते हैं। उसके बाद सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल के लिए क्या यूज करते हैं, स्टे रेडियन, स्टे रेडियन, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है क्या होता है, एस आर। जैसे कि अभी हम लोग ये देखिए यहाँ पर देखिए ये, ठीक है। ये वाला एंगल क्या है, तो ये आपका एक सॉलिड एंगल है, ठीक है। तो इस सॉलिड एंगल को दिखाने के लिए हम लोग को जो यूज का जरूरत पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, स्टे रेडियन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। हम लोग इस प्ले एंगल में नहीं दिखा सकते, प्लेन एंगल में नहीं दिखा सकते। एक्चुअली अभी तक हम लोग जो पढ़ते आए हैं वो सिर्फ हम लोग एंगल का नाम सुनते आए हैं, क्या चाहिए, डिग्री। तो वो जो डिग्री होता है वो रेडियन का ही दूसरा फॉर्म है, ठीक है। रेडियन को ही चेंज करते हैं हम लोग डिग्री में, तो हम लोग डिग्री को बताते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आपका जो है ये क्या है, स्टे रेडियन, जो कि आपको क्या चीज में, सॉलिड एंगल में यूज आएगा। सॉलिड एंगल को जो मेजर करते हैं वो स्टे रेडियन में यूज करते हैं। अब सॉलिड एंगल को निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले आप इसका भी फॉर्मूला जान लें, ठीक है। जो प्लेन एंगल था इसका भी फॉर्मूला जान लें। तो प्लेन एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। यहाँ पर जो थीटा होगा ये आपको क्या चीज में होगा, ऑलवेज रेडियन में होगा, ठीक है। यल क्या है, तो ये आपका आर्क है, ठीक है, ये वाला आर्क, इसका लेंथ कितना है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, यल कहेंगे। और आर क्या है, तो आर ये वाला चीज है, रेडियस, ठीक है। आर क्या है आपका, रेडियस। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्लेन एंगल को जाना और प्लेन एंगल के फॉर्मूले को जाना। अब हम सॉलिड एंगल के फॉर्मूले को जानेंगे। तो सॉलिड एंगल क्या है आपका, यस अपॉन आर स्क्वायर,
ठीक है, मतलब कि सॉलिड एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है यस अपॉन आर स्क्वायर। आर हम लोग क्या जान रहे हैं, रेडियस है। अब नया चीज क्या आ गया आपका, यस आ गया। तो यस कुछ नहीं है, यस बस क्या है, सरफेस एरिया है। ठीक है, जितना सरफेस एरिया का हम लोग एंगल निकालेंगे वही सरफेस एरिया है, यही यस है। ये वाला जो आपका ये सरफेस एरिया है यही आपका यस है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ भी है, यस यही है आपका सरफेस एरिया। इतना एरिया और डिवाइड बाय क्या चीज, आर स्क्वायर लगा देंगे तो ये आपका स्टेरेडियन, मतलब कि ये वाला एंगल आपका निकल करके आ जाएगा, यही एंगल यस अपॉन आर स्क्वायर से निकल के आएगा। तो क्लियर है इतना तक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज को, डिराइव क्वांटिटी को। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा क्या चीज के अंदर पढ़ा, फंडामेंटल क्वांटिटी के। तो एक बार और हम उसको रिवाइज कर देते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है कितना होता है, 9 होता है। 7 मेन होता है, 2 उसका सप्लीमेंट्री होता है। तो साथ में क्या क्या आता है, तो लेंथ आता है, मास आता है, टाइम आता है, लुमिनियस इंटेंसिटी आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है, और उसके अलावा 2 और क्वांटिटी आते हैं। और फिर उसके अलावा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो, वो दो 7 क्वांटिटी के अलावा 2 और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आता है, डिराइव्ड क्वांटिटी ऑफ, सॉरी, एंगल को मेजर करने के लिए, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए। तो इस तरीके से मतलब कि आपका फंडामेंटल क्वांटिटी क्लियर हुआ। नेक्स्ट है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी जो होता है वो वैसा क्वांटिटी है, दोज क्वांटिटी व्हिच डिपेंड अपॉन द बेसिक क्वांटिटी फॉर एक्सप्रेस टू इटसेल्फ, जो खुद को एक्सप्रेस करने के लिए दूसरे क्वांटिटी का हेल्प लेता है, दूसरे क्वांटिटी की हेल्प से वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। इस टाइप के क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि हम बात करते हैं स्पीड का, तो स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए हमें किस चीज का जरूरत पड़ता है, तो हमें डिस्टेंस और टाइम दोनों का जरूरत पड़ता है। डायरेक्टली हम किसी चीज का स्पीड नहीं बता सकते हैं, ठीक है, कि वो गाड़ी कितना स्पीड से चल रहा है या फिर वो ट्रेन कितना स्पीड से चल रहा है। हमें सबसे पहले इस स्पीड को ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगा कि वो कितना डिस्टेंस को कवर किया। अब डिस्टेंस को कवर किया है और कितना टाइम में कवर किया, ये दोनों चीज का जरूरत पड़ेगा। मतलब कि स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए हमें स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का जरूरत पड़ रहा है। और ये दोनों ही आपका क्या है, मतलब फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी है। तो इसलिए हम लोग स्पीड को क्या कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। अब थोड़ा डिफिनेशन को देख लेते हैं। तो डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, तो जो सेम चीज अभी हमने बोला वही सेम चीज आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या चीज, द फिजिकल क्वांटिटीज दैट डिपेंड अपॉन द अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर इट्स मेजरमेंट आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करता है, ठीक है, दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट करने के लिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, जो मेजरमेंट होता है डिराइव्ड क्वांटिटी का वो डायरेक्टली डिपेंड किस पर होता है, तो वो अदर क्वांटिटी पर डिपेंड होता है। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू मेजर द डिराइव्ड क्वांटिटी, तो हम लोग जब मेजर करते वक्त, डिराइव्ड क्वांटिटी को मेजर करते वक्त, वन मस्ट मेजर द क्वांटिटी ऑफ इट्स डिपेंड्स अपॉन, तो हमें उस क्वांटिटी को भी मेजर करना पड़ता है जिसके ऊपर ये डिपेंड है। जैसे कि स्पीड को मेजर करने के लिए हमको डिस्टेंस को भी मेजर करना पड़ेगा और टाइम को भी मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी था और 2 आपका जो कंप्लीमेंट्री था, ये इन सब के अलावा जितना भी क्वांटिटी हम लोग को देखने को मिलेगा, सारा का सारा आपका क्या होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो इसके लिए अलग से कोई एग्जांपल देने का जरूरत नहीं है, फिर भी हम आपको कुछ एग्जांपल से समझाते हैं कि किस तरीके से डिराइव्ड क्वांटिटी अलग होता है फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो सबसे पहला एग्जांपल है आपका आपके सामने, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, जिसका यूनिट होता है, जो कि जिसको मेजर करने के लिए हमें जो जरूरत पड़ता है, वो जरूरत पड़ता है हमें डिस्प्लेसमेंट का, और साथ ही साथ किस चीज का जरूरत पड़ता है, तो टाइम का जरूरत पड़ता है। मतलब कि वेलोसिटी को कभी भी हम लोग मेजर करेंगे तो साथ साथ हमें डिस्प्लेसमेंट को भी मेजर करना पड़ेगा और साथ ही टाइम का भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, बिना डिस्प्लेसमेंट और टाइम के हम वेलोसिटी को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से आपका दूसरा क्वांटिटी है एक्सीलरेशन। ये भी आपका एक दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसे एक्सप्रेस करने के लिए हमें जरूरत पड़ता है वेलोसिटी और साथ ही साथ किस चीज का, तो टाइम का। अब वेलोसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें जरूरत पड़ा था डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का। ठीक है, तो हम देख सकते हैं एक्सीलरेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीज का जरूरत पड़ रहा है। क्या चीज, तो वेलोसिटी
और साथ ही साथ क्या चीज का, टाइम का। इसी प्रकार से हम लोग वर्क को देखेंगे, ठीक है। तो वर्क इसका यूनिट होता है केजी पर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग एक वर्ड में क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। लेकिन फिर भी इसे एक्सप्रेस करने के लिए हमें जरूरत पड़ता है किस चीज का, तो फोर्स और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आपका नेक्स्ट डिराइव्ड क्वांटिटीज के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल है आपका 4th नंबर एग्जांपल, प्रेशर, ठीक है, जिसका यूनिट होता है केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल, ठीक है। जो कि आपका डिपेंड करता है किस पर, तो फोर्स और एरिया पर, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। ये आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा कि डिराइव क्वांटिटी किसे कहते हैं और फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। यह आपका व्हाट आर द यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स कैसे कैसे आया, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन सा सिस्टम को यूज करते हैं, तो एसआई यूनिट सिस्टम को यूज करते हैं। तो आज से बहुत साल पहले जब फिजिक्स मतलब कि जब आया था, तो सबसे पहले अगर हम लोग जाने तो अभी भी हम लोग देखते हैं गांव में जो हमारे जो बड़े दादी वगैरह हैं, ठीक है, दादी दादा, ठीक है, वो लोग अभी भी हम लोग देखते हैं कि अगर उन्हें किसी चीज को मेजर करना रहे, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, कोई धागा लिए और उस धागा को एकदम एग्जैक्ट माप लिए और उसी से उस चीज को लेंथ को माप करके और उसी के सहारे से मतलब कि किसी को बता देते हैं कि वो इतना लंबा है, ठीक है। जब या फिर अगर हम लोग यहाँ मेजर करने के लिए टेप या फिर मतलब कि कोई और स्केल वगैरह इंस्ट्रूमेंट नहीं प्रेजेंट होता, तो उस समय हम लोग क्या चीज, बित्ता का यूज कर लेते हैं, कभी कभी पैर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस ये सब प्रणाली कैसे कैसे चेंज हुआ जाकर के स्केल में हम लोग क्यों इतना ही सा मतलब कि जो होता है, ठीक है, एक जो सेंटीमीटर होता है, जो इतना होता है, ठीक है, इतना को ही हम लोग क्यों 1 सेंटीमीटर कहते हैं, ठीक है। तो इसको दिखाने का भी एक तरीका है, ठीक है, इसको दिखाने का भी कि क्यों हम लोग इतना ही को 1 सेंटीमीटर कहते हैं, क्यों नहीं इतना को हम लोग 1 सेंटीमीटर कहते हैं। तो आज से बहुत पहले सबसे पहले जो यूनिट सिस्टम आया था, ठीक है, जो हम लोग ये जो हाथ पैर ये सब से यूज करके हम लोग कर लेते थे, या फिर इतना बड़ा मतलब कि कोई सामान को रख लिए और बोल दिए कि इतना के बराबर ये चीज दे दो, तो हम इतना के बराबर तुमको भी ये चीज दे दो, ठीक है। तो बहुत गड़बड़ हो रहा था। अब हम लोग किसी का बित्ता इतना बड़ा, किसी का बित्ता इतना बड़ा, तो बहुत गड़बड़ हो रहा था। तो इस कारण से हम लोग के पास कुछ कुछ यूनिट सिस्टम आया। तो सबसे पहला यूनिट सिस्टम आया आपका फुट फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, जिसके अंतर्गत ये जो सिस्टम है आपका एफपीएस सिस्टम, इसके अंतर्गत हम लोग लेंथ को फुट में मेजर करते थे और वजन को यानी कि वेट को हम लोग क्या चीज में, पौंड में मेजर करते थे, मास को पौंड में मेजर करते थे और टाइम को सेकंड में मेजर करते थे, ठीक है। तो इस टाइप की यूनिट सिस्टम में को हम लोग एफपीएस यूनिट सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट यूनिट सिस्टम आपका आया सीजीएस यूनिट सिस्टम, या फिर नेक्स्ट आया होगा एमकेएस, उसके बाद सीजीएस आया हो, ठीक है। तो एमकेएस यूनिट सिस्टम में हम लोग जो लेंथ को यूज करते थे एमकेएस में, वो मीटर में यूज करते थे, और जो वेट को यूज करते थे मतलब मास को यूज करते थे वो किलोग्राम में यूज करते थे, और टाइम को सेकंड में यूज करते थे, ठीक है। सीजीएस यूनिट सिस्टम में तो सी फॉर सेंटीमीटर, तो लेंथ को सेंटीमीटर में यूज करते थे, जी फॉर ग्राम, तो जो मास होता था उसको हम लोग ग्राम में यूज करते थे, और एस फॉर सेकेंड, तो टाइम को हम लोग क्या चीज में, सेकंड में यूज करते थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा 3 प्रकार का यूनिट सिस्टम, जिसमें कि हम लोग क्या चीज को, अपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स को मेजर करते थे, ठीक है। देखिए यह है आपका सातों का सातों यूनिट, ठीक है, ये सातों का सातों यूनिट, और ये तीनों सिस्टम में एक ही चीज कॉमन है कि हर बार हम लोगों ने सेकंड टाइम के लिए एक ही यूनिट का यूज किया, और वो था आपका क्या चीज, सेकंड, ठीक है। और सबसे बढ़िया सबसे लास्ट में जो जो यूनिट सिस्टम आया उसे हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम, और ये है आपका एसआई यूनिट सिस्टम, ठीक है। तो यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, क्या है,
तो यूनिट एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, यूनिट इज अ फिजिकल क्वांटिटी इज स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यूनिट उसे हम लोग कहते हैं जिसको जो कि हर जगह पर उसका वैल्यू सेम हो। जैसे 1 सेंटीमीटर का वैल्यू अगर इंडिया में इतना है, तो वो अगर हम पाकिस्तान या फिर कहीं भी चल जाए, यूके में चल जाए, यूएसए में चल जाए, हर जगह 1 सेंटीमीटर का वैल्यू उतना ही है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, और ए सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, और यही सारे यूनिट का जो कलेक्शन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो सबसे पहला सिस्टम जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या चीज, तो ये जो सबसे छोटा आपको हम लोग माना जाता है, मतलब उसको क्या कहते हैं, सीजीएस यूनिट ऑफ सिस्टम। ठीक है, और इसमें लेंथ को हम लोग क्या बताया, सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास को ग्राम से रिप्रेजेंट, मास का के लिए हम लोग जो ऐसा यूनिट का यूज करते हैं वो ग्राम करते हैं, और टाइम के लिए जो यूज करते हैं वो सेकंड यूज करते हैं। और इसका ऐसा यूनिट क्या है, ये मतलब इसका जो सिंबल है क्या है, यस है, और ग्राम का सिंबल कितना है, जी है, और सेंटीमीटर का जो ये है आपका क्या है, सेंटीमीटर है, मतलब सीएम है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुआ। उसके बाद एमकेएस, एमकेएस में हम लोग लेंथ के लिए जो यूज करते हैं वो है आपका क्या चीज, मीटर। लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मीटर, जिसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद मास के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो किलोग्राम, जिसे हम लोग केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम के लिए क्या चीज, सेकेंड, और इसे हम लोग क्या चीज से, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार का ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गया। उसके बाद एफपीएस। ठीक है, तो लेंथ के लिए हम लोग फुट को, और इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं क्या चीज से, एफटी से डिनोट करते हैं। और मास के लिए हम लोग पाउंड, और इसे स्मॉल पी से मतलब कि डिनोट करते हैं। और टाइम, तो ये सेकंड हो गया, और इसे स्मॉल यस से करते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर कितना फुट होता है, तो 3.28084। जैसा कि आप लोग फोन में भी देखते होंगे, ये सब चीज मतलब मिल जाएगा फोन में। जब हम लोग कैलकुलेटर में जाते हैं तो वहां पर चेंज करने का किसी किसी फोन में ऑप्शन होता है, तो ये वहां पर भी आपको शो करेगा। ठीक है, और ये आपका किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम 1 केजी बराबर कितना, 2.2046 पाउंड। तो 1 पाउंड बराबर कुछ 400 समथिंग होता है। ठीक है, उतना किलोग्राम होता है। मतलब उतना ग्राम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मतलब कि तीनों को समझे। उसके बाद इंटर से एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट जो अभी हम लोग यूज करते हैं आज के टाइम में, वो है आपका क्या चीज, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, एसआई यूनिट्स। ठीक है, एसआई यूनिट्स। तो ऐसा यूनिट्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या चीज से स्टार्ट करते हैं, लेंथ से। तो लेंथ के लिए हम लोग यूज करते हैं मीटर को। ठीक है, जिसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या चीज को, सेकंड को, जिसे हम लोग स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। मास के लिए हम लोग यूज करते हैं किलोग्राम को, जिसे हम लोग केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद टेम्परेचर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो केल्विन को यूज करते हैं, जिसे हम लोग क्या चीज से, के से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जैसे यूनिट्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है आपका, मोल, जिसे हम लोग एम ओ एल से हम लोग क्या चीज दिखाते हैं। ठीक है, लिखते हैं सिंबल। और उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट होता है कैंडेला, और इसको हम इसका सिंबल है सीडी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऐसा यूनिट सिस्टम हुआ, इंटरनेशनल ऐसा यूनिट सिस्टम। ठीक है, अब व्हाट आर द डायमेंशन एंड दियर सिंबल। अब डायमेंशन क्या है और उसका सिंबल क्या है। तो जो भी आपका, जो भी इस वर्ल्ड में जो भी चीज है, वो आपका 3 डायमेंशन में है। ठीक है, पहला तो 1D, दूसरा 2D और 3D। ठीक है, बचपन में जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए तो सबसे पहले हम लोग 1D से स्टार्ट किए थे। जैसे कि हम लोग क्या चीज, मीटर सेंटीमीटर ये सब लेंथ फंद के बारे में, मतलब कि क्या चीज, लेंथ वगैरह के बारे में हम लोग पढ़े। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एरिया पढ़ने लगे। ठीक है, मेंसुरेशन चैप्टर में। ठीक है, पहले पेरीमीटर पढ़े, फिर एरिया पढ़े। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, 9th में वॉल्यूम पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से 1D के लिए जो हम लोग लेंथ का यूज करते हैं वो मीटर में यूज करते हैं। ठीक है, और 2D के लिए जो यूज होता है वो क्या होता है, आपका एरिया यूज होता है, जो कि मीटर स्क्वायर। और 3D के लिए यूज होता है क्या चीज, वॉल्यूम, जो कि मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से यही हुआ आपका डायमेंशन और उसका सिंबल। ठीक है,
अब डायमेंशन और उसका सिंबल मतलब कि क्या क्या है। तो सबसे पहले डायमेंशन, ठीक है। तो पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट टू द गिवन क्वांटिटी ऑफ द गिवन क्वांटिटी, ठीक है। जैसे कि डायमेंशन हम लोग किसको कहेंगे, जैसे कि हमें क्या निकालना है डायमेंशन को, मतलब हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे जो जनरल फॉर्म होता है वो ये वाला फॉर्म होता है, एम एल टी का फॉर्म होता है ये वाला फॉर्म, या फिर ज्यादातर यही यूज होता है, और कहीं कहीं पर ये एल एम टी के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर जो एल जो रिप्रेजेंट करता है ये पावर ऑफ क्या चीज का लेंथ को यूज करता है, ठीक है। ये क्या चीज पावर ऑफ लेंथ। उसके बाद यम किस लिए है, तो यम ये पावर ऑफ मास, ठीक है। ये क्या चीज के लिए है, पावर ऑफ मास के लिए। ठीक किसके लिए है, तो पावर ऑफ टाइम के लिए, पावर ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा तीन चीज के अलावा लेंथ टाइम और मास के अलावा अगर कोई चीज आ जाए देन फिर हम लोग क्या चीज का इसका के और ए का भी यूज करते हैं। के किस लिए है, तो ये है आपका टेम्परेचर के लिए, ठीक है। और ए किसके लिए, तो ये है आपका एम्पेयर के लिए, मतलब कि करंट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग मतलब कि डायमेंशन फॉर्मूला को लिखने का तरीका को जानेंगे। तो जैसे कि अगर हम लेंथ को लिखें, जो फंडामेंटल मतलब क्वांटिटी है उसका लिखते हैं, तो सबसे पहले लेंथ का लिखेंगे। तो लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर देखिए यम का क्या है, पावर जीरो है, ठीक है। यम का पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेंथ का पावर क्या, वन। उसके बाद टाइम का पावर क्या चीज, जीरो। मतलब कि जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा आपका, यल होगा, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन क्या होगा आपका, यल होगा। उसी प्रकार से फिर हम लोग देखेंगे किसका, मास का। तो मास के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्या चीज, तो ये देखिए यम वन एल जीरो, ठीक है। और टी जीरो, मतलब कि मास क्या है, मास का पावर क्या है, वन। तो यहाँ पर सिर्फ हम वन की है, और लेंथ और टाइम तो है ही नहीं, इसलिए उसका पावर क्या चीज दिखाएंगे, जीरो दिखाएंगे, मतलब कि क्या, यम। अब ज्यादातर हम लोग जो यूज करते हैं क्या चीज डायमेंशन फार्मूला को, वो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, तो डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। अब डिराइव्ड क्वांटिटी को देखिए कैसे कैसे यूज करते हैं। यहाँ तक तो आपका देख सकते हैं कि यह चीज क्या चाहिए, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, लुमिनस इंटेंसिटी है, और उसके बाद क्या चीज है आपका मोल है। ये सब सारा का सारा आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। और डिराइव्ड क्वांटिटी का देखते हैं कैसे कैसे, हाउ टू फाइंड द डिराइव्ड क्वांटिटी। तो सबसे पहले देखिए डायमेंशन ऑफ हमको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो डायमेंशन ऑफ स्पीड निकालने का तरीका क्या है, तो देखिए ये है स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस के लिए तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यल यूज करते हैं, ठीक है। टाइम के लिए यूज क्या करते हैं, टी यूज करते हैं, जो कि पिछले स्लाइड में हम लोग देखे, ठीक है। तो इसका जब डायमेंशन फार्मूला लिखना होगा तो हम सबसे पहले लिख देंगे एम एल टी। अब देखेंगे इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, तो यल का पावर वन प्रेजेंट है, टी का पावर वन प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर वन लिख देंगे, और यल की जगह भी आपका क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे। लेकिन एम का पावर क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। तो क्या हो गया, यहाँ से एम का पावर जीरो, एल का पावर वन और टी का पावर वन। तो ये हो गया डायमेंशन फार्मूला किसका, तो आपका स्पीड का। तो सॉरी, टाइम तो नीचे आया था ना, तो टी का पावर क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे एल टी, और इसका पावर माइनस वन, यहाँ पर एल टी क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। तो देखिए ये जो स्टेप वन में क्या करना है, फार्मूला लिखना है, ठीक है। स्टेप टू में क्या लिखना है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, एम एल, ये देखिए ऊपर में डिस्टेंस का लिख लिए, और उसके बाद नीचे में क्या चाहिए, टाइम का लिख लिए, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एम जीरो तो ऊपर भी है नीचे भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा। और उसके बाद लेंथ का क्या है, ऊपर में वन है, तो ये ऊपर में वन लिख लिए। उसके बाद टाइम का क्या है, नीचे में वन है, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा आपका, माइनस वन हो जाएगा, और ऊपर में क्या है, जीरो है, तो ये जाएगा जीरो माइनस वन, तो ये आपका टी का पावर क्या होगा, माइनस वन। तो उसी तरीके से हम लोग लिख लिए। तो इस तरीके से तीन स्टेप में हम लोग किसी के चीज के डायमेंशन फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ एरिया। एरिया का डायमेंशन लिखना है आपको। एरिया का डायमेंशन कैसे लिखेंगे, तो एरिया का डायमेंशन लिखने के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब लेंथ, तो लेंथ को कैसे दिखाएंगे, यम यल टी, यल के पावर वन, टी का जीरो और एम का जीरो, ठीक है। ये हो गया। और
सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमेशा लिखते हैं इसे। और ब्रेथ, तो ब्रेथ के अंदर लिखना है तो क्या लिखेंगे, एम जीरो यल वन टी जीरो, ठीक है। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम का पावर जीरो जीरो क्या हो गया, जीरो ही हो गया, एल का पावर टू हो गया और टी का पावर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला किसका, ये आपका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन है उसी क्वेश्चन का, ठीक है, एरिया को निकालने का। तो स्टेप वन में हम लोग क्या किए, एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, देख रहे हैं। यस आई यूनिट क्या हो गया, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसको हम लोग किस तरह से लिख दिए, इस तरह से डायमेंशन क्या हो गया, एम जीरो मीटर स्क्वायर, मतलब कि क्या चाहिए, लेंथ का पावर टू है, रेंज कितना है, टू है, तो टू कर दिए। और रियल टाइम कितना है यहाँ पर, तो सेकंड का पावर तो कुछ है नहीं, जीरो है, सेकंड एब्सेंट है, तो यहाँ पर क्या हो गया, टी जीरो हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, डायमेंशन फार्मूला लिख लिए। अब आप लोग अपने कॉपी पर इसे ट्राई करिए, क्या चाहिए, डायमेंशन फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ वॉल्यूम को लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, तो वॉल्यूम का भी हम लोग जानते हैं क्या होता है, वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो होता है या तो मीटर क्यूब, ठीक है, या फिर सेंटीमीटर क्यूब, इस टाइप का होता है। तो मीटर क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, लेंथ का पावर क्या है, थ्री है, बाकी एम यहाँ पर क्या है, जीरो है, और टाइम क्या है, जीरो है। तो यही हो गया आपका क्या चाहिए, डायमेंशन फार्मूला। मतलब कि कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर ये सी हो गया सही। देखिए तो यहाँ पर सॉल्यूशन है आपका, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में क्या है, वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, एम जीरो यल क्यूब और टी का पावर जीरो। नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, डेंसिटी। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, डेंसिटी इक्वल टू इसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अभी जस्ट हमने ये मास का हम लोग क्या जानते हैं, एम का वन, एल का जीरो और टी का जीरो, ठीक है। अब डिवाइड बाय वॉल्यूम का लिखना है, तो वॉल्यूम का लिखने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, वॉल्यूम 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 का अभी हम लोग जस्ट पीछे से अभी पढ़ के आए हैं, क्या चाहिए, एल क्यूब, ठीक है, और टी जीरो और एम जीरो, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, एम का पावर वन, ठीक है, एल का पावर माइनस थ्री, टी का पावर जीरो। तो ये हो गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ क्या चीज, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। इसका भी देख लीजिए, डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्या चीज से, रो से, इसको हम लोग क्या चीज पढ़ते हैं, रो, ठीक है। इसी 9 क्लास के चैप्टर में ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, डेंसिटी के बारे में। ये मास बटा वॉल्यूम, एम वन एल जीरो टी जीरो, ठीक है, एम जीरो एल क्यूब और टी जीरो, ठीक है। डेंसिटी एम वन एल टू द पावर माइनस थ्री और ये टी जीरो, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोमेंटम का मास गुना वेलोसिटी, ठीक है। अब मास, तो मास का क्या हो जाएगा, एम वन एल जीरो टी जीरो इंटू वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, एम जीरो, ठीक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एल वन और टी टू द पावर माइनस वन, ठीक है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ इसका और ये डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ इसका। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एम का ये वन हो जाएगा, एल वन हो जाएगा और टी का पावर माइनस वन हो जाएगा। तो यही हो गया इसका क्या चीज, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हुआ। हमने आपको काफी टाइप के क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। ये इसके सॉल्यूशन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स, ठीक है। आपको फाइंड करना है क्या चाहिए, डायमेंशन ऑफ किसका, फोर्स का। तो फोर्स का डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या चाहिए, सबसे पहले फॉर्मूला जानते हैं क्या चाहिए, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। मास गुना एक्सीलरेशन जानते हैं, मास का जो अपना ये होता है क्या चीज, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फोर्स इक्वल टू मास गुना एक्सीलरेशन, ये होता है, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और डायमेंशन ऑफ मास लिखना है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ मास क्या होता है, एम का पावर वन एल का पावर जीरो और टी का पावर जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से टी टू द पावर जीरो और ये एल टू द पावर जीरो एम टू द पावर वन, यही हो गया आपका डायमेंशन ऑफ मास। अब एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखना है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी हम लोग पीछे पीछे जस्ट में निकाल करके आए थे,
और नहीं भी निकाले हैं तो फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या चाहिए, v2 माइनस v1 अपॉन टी। ठीक है, अब v2 क्या है, वेलोसिटी में से वेलोसिटी गया तो वो यूनिट जो आएगा क्या चाहिए आएगा, वेलोसिटी में ही आएगा। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, m टू द पावर 0, l टू द पावर 1 और t टू द पावर -1। ठीक है, तो इस तरीके से आपका और डिवाइड बाय टाइम, तो टाइम का हो जाएगा m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 और t टू द पावर 1। तो इस तरीके से आपका डायमेंशन आया किसका, एक्सीलरेशन का। अब इसे और कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, m टू द पावर 0, l टू द पावर 1 और t टू द पावर क्या चाहिए -2, क्योंकि यहाँ पर -1 पहले से था, ये 1 ऊपर जाएगा तो -1 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब मास का है m का पावर 1, l का पावर 0 और t का पावर 0। अब दोनों को साथ में लाएंगे तो ये आ जाएगा आपका m टू द पावर 1, l टू द पावर 1 और t टू द पावर -2। तो इस तरीके से हम लोगों ने फोर्स का भी डायमेंशन फार्मूला हम लोग फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस बार आपको डायमेंशन निकालना है किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन निकालना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसके लिए सबसे पहले हम फार्मूला को लिखेंगे। ठीक है, तो F बराबर होता है आपका g m1 ग्रेविटी, ये कौन सा फार्मूला है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है। F बराबर g m1 m2 और डिवाइड बाय r स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसका निकालना है डायमेंशन फार्मूला, तो इस g बराबर क्या हो जाएगा, f r स्क्वायर और डिवाइड बाय m1 m2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, f का यूनिट पुट करेंगे, f का मतलब कि उसके f के मतलब कि डायमेंशन को पुट करेंगे। फिर उसके बाद ये r क्या है, r डिस्टेंस बिटवीन दो मास। ठीक है, दो मास के बीच का डिस्टेंस है, तो वो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ में आएगा, तो लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके डायमेंशन को लिखना है। तो सबसे पहले इसकी जरूरत पड़ेगा किसका, डायमेंशन ऑफ फोर्स का। डायमेंशन ऑफ फोर्स सबसे पहले हम लोग पीछे में ही निकाल के लाए हैं, क्या आया है, तो m1 l1 और t टू द पावर -2। ठीक है, फिर डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो m0 l1 और t0। ठीक है, डायमेंशन ऑफ r स्क्वायर, तो वही उसी तरह से m0 और लेंथ का हो जाएगा 2 और t का हो जाएगा क्या चीज 0। उसी तरह डायमेंशन ऑफ मास, तो ये हो जाएगा m का पावर 1, ठीक है, l का पावर 0 और t का पावर 0। अब सारे को जैसे जैसे पुट करना है, ठीक है, डायमेंशन ऑफ g वाले में तो ये आपका फोर्स के लिए पुट कर दिए। फिर उसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू मास के लिए ये यहाँ पर पुट कर दिए r स्क्वायर की जगह पर, और नीचे में क्या चीज पुट कर दिए, m1 इंटू m2 के लिए पुट कर दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का जो डायमेंशन फार्मूला आ गया वो आ गया m टू द पावर -1 l क्यूब और t टू द पावर -2। इसको आप सॉल्व कर सकते हो कैसे, तो ऊपर में 1 है नीचे में 2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, m का पावर -1, अब ऊपर में l का क्या है 3 है और नीचे क्या है 0 है, तो l टू द पावर 3 -0 क्या होगा 3 हो गया। उसी तरह से t का क्या है -2 और -0, तो क्या हो गया -2 ही हो गया। मतलब कि ये हो गया आपका क्या चीज, डायमेंशन ऑफ क्या चीज g। ठीक है, डायमेंशन ऑफ g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इस प्रकार से निकल गया। नेक्स्ट है आपका, फाइंड द डायमेंशन ऑफ चार्ज। आपको डायमेंशन निकालना है किसका, चार्ज का। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं 10 क्लास में हम लोग पढ़ेंगे करंट इक्वल टू होता है Q अपॉन T। ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, तो I इंटू टी। ठीक है, अब I, तो I के लिए जो हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला का यूज करते हैं वो A का यूज करते हैं, तो A टू द पावर 1 और T टू द पावर 1। बाकी जो हो जाएगा m, तो m 0 हो जाएगा, l क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका, करंट का। ठीक है, तो करंट का डायमेंशन फॉर्मूला इस प्रकार से क्लियर है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये कैसे निकलेगा, तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए m0 सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए एनर्जी यू। ठीक है, एनर्जी यू, पोटेंशियल को हम लोग यू से दिखाते हैं। ठीक है, ये होता है चार्ज इंटू v, चार्ज इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल। ठीक है, एनर्जी को हम लोग यू से दिखाते हैं और पोटेंशियल को हम लोग कैसे से v से दिखाते हैं, और चार्ज को हम लोग q से दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमें v का निकालना है, तो ये हो जाएगा एनर्जी अपॉन चार्ज u अपॉन q। अब हमें u का जरूरत पड़ेगा और q का जरूरत पड़ेगा। अब इसका डायमेंशन चाहिए और इसका डायमेंशन चाहिए। तो एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है, पीछे भी क्वेश्चन में हम लोग निकाले थे,
कितना, तो m1 l स्क्वायर और t टू द पावर -2 और डिवाइड बाय चार्ज का अभी जस्ट हम लोग निकाले क्या चीज, m0 l0 और t टू द पावर 1 और a टू द पावर भी क्या चीज 1। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा m1 l2 और t टू द पावर -3 और a टू द पावर क्या हो गया 1। तो इस तरीके से ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ किसका, v का। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ v का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये भी मतलब कि हम लोग निकाले, ये भी क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट है इसी प्रकार से क्वेश्चन किसका, रेजिस्टेंस का निकालना। ठीक है, ये भी 10th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। ठीक है, जो कि आप चाहो तो प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको रेजिस्टेंस के बारे में और अच्छे से डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू होता है रो L बाई A। ठीक है, या फिर ये वाला भी फार्मूला होता है R इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, पोटेंशियल ये हो गया, ये क्या हो गया आपका करंट हो गया। ठीक है, तो पोटेंशियल का भी जस्ट हम लोग निकाले पीछे में। ठीक है, तो पोटेंशियल का हम लोग क्या निकाले थे, पोटेंशियल वेयर इज, हाँ पोटेंशियल का ये देखिए हम लोग क्या निकाले हैं, m1 l स्क्वायर और t टू द पावर -3 और a टू द पावर -1। ठीक है, तो इस तरीके से निकाले हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए। तो वही चीज हम लोग ला करके यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल वाला वही चीज को ला करके पुट कर दिए। ठीक है, और उसके बाद करंट का a का 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो सारा कुछ तो सेम रह जाएगा, a का यहाँ पर जो 1 है ये वहां पर ऊपर भी आएगा। ठीक है, तो -1 और -1 क्या हो गया आपका -2 हो गया। तो इस तरीके से डायमेंशन ऑफ आर भी निकल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है, नीचे में क्वेश्चन दे रखा है ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन किसके किससे रिलेटेड, तो डायमेंशन फार्मूला से रिलेटेड। तो ये बोल रहा है ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, जो नीचे क्वांटिटी दे रखा है, व्हिच वन हैज द डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग। इसमें से किसका डायमेंशन है जो कि मतलब कि एक दूसरे से क्या है, अलग है। ठीक है, जैसे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का अब इसका निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एनर्जी का। एनर्जी का फॉर्मूला होता है m1 l स्क्वायर। ठीक है, पीछे निकाल के दिखाया t का पावर -2 और ये आपका l क्यूब। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम का, ये वाला हो गया आपका कैच का वॉल्यूम का, और ये हो गया आपका एनर्जी का। ठीक है, ये दोनों को निकालेंगे तो आपका डायमेंशन फॉर्मूला ये आ जाएगा। अब उसके बाद दूसरा क्या है, फोर्स पर यूनिट। तो फोर्स का ये हो गया आपका, ठीक है, पर यूनिट एरिया। तो एरिया आपका ये, मतलब सिंपली हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर का। ठीक है, तो प्रेशर का भी हम लोग ने जस्ट पहले निकाला था, अभी थोड़ा देर पहले। ठीक है, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला इस तरह से आएगा। उसके बाद तीसरा एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का ये होता है। ठीक है, और पर मास, मास ये होता है। अभी ये सब सारा चीज ये 9th के बच्चे को उतना समझ में नहीं आएगा, बट 11th वाले जो देख रहे होंगे, ठीक है, उन्हें फुल्ली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग के लिए स्टार्टिंग में जो 10 क्वेश्चन कराया गया वही इनफ है, उससे ज्यादा आप आगे अगर समझ में आ रहा है तो आप देख सकते हो, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये आप जब थोड़ा और पढ़ोगे आगे के चैप्टर को, तो ये सब जो टर्म आ जाएगा आपके पास, एक बार पोटेंशियल करंट ये सब जान जाओगे तब आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसे फर्स्ट में भी पढ़ा जाता है और फिर सारे चैप्टर पढ़ने के बाद लास्ट में भी पढ़ा जाता है। ठीक है, यही एक ऐसा चैप्टर है जिसे हम लोग फर्स्ट में भी पढ़ते हैं, लास्ट में भी पढ़ते हैं। l स्क्वायर टी टू द पावर -1। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों आपका सेम है, ये अलग है, मतलब कि जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग को दो रूल पढ़ना है। ठीक है, पहला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और दूसरा कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला को हम लोग यूज किस चीज में करेंगे, तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, तो 9th क्लास में ही केमिस्ट्री के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस उसे कहते हैं जो सेम 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 हो। ठीक है, मतलब एक दूसरे में इस प्रकार से डिजॉल्व हो जाए
कि वो दोनों एक दूसरे से फिर अलग अलग हम लोग देख नहीं सकते हैं अपने नंगी आंखों से। तो इस टाइप के चीज को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये है कि अगर हम दो क्वांटिटी को, ठीक है, ये क्वांटिटी 1 और ये क्वांटिटी 2 है, दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं और क्वांटिटी 3 ला रहे हैं, देन जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका भी होगा और वही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका भी होगा। यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, आपको देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, टू और मोर क्वांटिटीज, ठीक है, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, या तो ऐड करो या तो सब्ट्रैक्ट करो, शुड हैव द सेम डायमेंशन, वो तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है जब उसका डायमेंशन क्या हो, सेम हो। ठीक है, क्वांटिटीज इन आइदर साइड ऑफ द एक्सप्रेशन, जैसे क्वांटिटीज को लिखेंगे इक्वल टू के इस साइड लिखेंगे और इक्वल टू के इस साइड लिखेंगे। ठीक है, एलएचएस में लिखेंगे, आरएचएस में लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों इक्वल तब होगा जब दोनों साइड का डायमेंशन क्या हो, सेम। ठीक है, अगर क्वांटिटी इधर Q1 लिखे हैं इधर Q2 लिखे हैं तो दोनों सेम तभी होगा जब दोनों साइड का जो डायमेंशनल फार्मूला हो क्या हो, सेम। ये हुआ आपका इसका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का दूसरा रूल। और थर्ड एंड लास्ट रूल है, यूजिंग दिस प्रिंसिपल वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। जैसे ही कोई इक्वेशन को लिखते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, इस फार्मूला को लिखेंगे, ठीक है, चाहे इसको आप नहीं जानते हैं, ठीक है, तो आप ये जानते होंगे v बराबर x अपॉन t, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये फार्मूला जान रहे हो। तो एक क्वांटिटी इधर है और एक क्वांटिटी इधर है, दोनों इक्वल तभी होगा जब इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के सेम हो। ठीक है, ठीक है, तो ये हुआ। अब इसको चेक करना है कि ये हमारा जो ये इक्वेशन लिखे हैं ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, तो इस चीज को भी चेक करने के लिए, ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है, इस चीज को भी चेक करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। वो कैसे? तो एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। जैसे कि उसी पर हम लोग चेक करते हैं, लेट अस परफॉर्म द डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ द इक्वेशन, चेक इट्स करेक्टनेस, इसके करेक्टनेस को हमें चेक करना है। जैसे कि क्या है आपका v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, इसको हम लोग अभी मोशन में हम लोग पढ़ेंगे इसी क्लास में। ठीक है, तो v जो आपका होता है ये होता है आपका फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये जो होता है ये आपका होता है क्या चीज? तो इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन। और टी आपका क्या होता है? तो टाइम होता है। ठीक है, हमें इस इक्वेशन को चेक करना है कि सही है या नहीं। तो ये क्या है? v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। और वेलोसिटी का जो मतलब कि जो इक्वेशन मतलब यूनिट आएगा वो क्या आएगा? मीटर पर सेकंड। ठीक है, और मीटर पर सेकंड के लिए हम लोग v का जो डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? तो m 0 L1 और t टू द पावर -1। ठीक है, उसके बाद u का क्या लिखेंगे? तो u का भी लिखेंगे क्या चाहिए? m0 L1 t टू द पावर -1। ठीक है, उसके बाद at। ठीक है, at तो एक्सेलरेशन का क्या लिखेंगे? तो m0 L1 t टू द पावर -2। ठीक है, टाइम का क्या लिखेंगे? टाइम का तो टाइम का लिखेंगे m0 L1 और t1। ठीक है, देन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? at इक्वल टू m0 L1 t to the power -2 into m0 L1 और t1। सॉरी, टाइम में तो ये L0 नहीं होगा, L1 नहीं होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आपका m0 L1 t to the power -1। तो इस तरीके से ही हुआ ये 80 का। ठीक है, अब हम लोग चेक करना चाहेंगे तो चेक किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए एलएचएस में किसका? v का लिखे हैं तो v का ये देखिए पूरा स्टेप 3 तक सेम चीज। आरएचएस में u प्लस एटी, तो u का ये हो गया, अभी जस्ट पीछे लिखा हमने, ये का ये हो गया, t का ये हो गया। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। अब देखिए, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जब दोनों का डायमेंशन क्या हो? सेम। तो हम देख सकते हैं ये डायमेंशन और ये डायमेंशन दोनों क्या है आपका? सेम है। देन ये दोनों क्या हो सकता है? ऐड हो सकता है। अब ऐड होने के बाद क्या देगा? तो ऐड होने के बाद यही डायमेंशन देगा।
ये डायमेंशन देगा तो हम देख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS है, ठीक है, LHS इक्वल टू RHS है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द गिवन फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इस प्रकार से आपका इक्वेशन ये क्या आ गया, करेक्ट आ गया। तो हम लोगों ने इस तरीके से चेक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन पर ट्राई करो, ठीक है, ठीक है, ट्राई कर लिया। चलिए अब हम करते हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2as, फिर से फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ये v स्क्वायर तो क्या हो जाएगा m0 l1 t टू द पावर -1, इसका स्क्वायर करेंगे तो l क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर और t का पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से m0 l स्क्वायर t टू द पावर -2 हो गया। अब RHS के लिए, तो RHS में क्या है u स्क्वायर, तो u स्क्वायर का वही सेम आ जाएगा जो v स्क्वायर का आया था। उसके बाद क्योंकि दोनों ही क्या है वेलोसिटी ही है, अब उसके बाद 2as, तो 2 से कोई मतलब नहीं है, हम किसको देखेंगे, a को देखेंगे और s को देखेंगे, ठीक है। तो a का हो गया m0 l1 t टू द पावर -2 और s का मतलब जो as, s यहाँ पर जो होता है आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m0 l1 t टू द पावर 0। तो इस प्रकार से दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो m0 l टू द पावर 2 और t टू द पावर -2, तो इस प्रकार से आपका हम देख सकते हैं कि LHS में भी ये चीज आपका क्या था, सेम था, m0 l2 और t टू द पावर क्या चीज -2 है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो गिवन फिजिकल इक्वेशन है वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है, कन्वर्जन फैक्टर मतलब एक एसआई यूनिट से दूसरे एसआई यूनिट में, मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में किस प्रकार से जाएंगे। जैसे कि लेंथ मीटर में दिया हुआ है तो उसे सेंटीमीटर में कैसे जाएंगे, या फिर एमकेएस सिस्टम में दिया हुआ है तो उसे हम सीजीएस सिस्टम में कैसे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू ये समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। कन्वर्जन हमें करना है किसका, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स का, किस में, तो सीजीएस यूनिट में, ठीक है। तो सबसे पहले एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन होता है। और जो सीजीएस होता है आपका क्या होता है, डाइन होता है, ठीक है। ये आपका किस का है, सीजीएस का है, और ये किसका है, एसआई का, ठीक है। अब जो फोर्स होता है वो क्या होता है, तो फोर्स इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, मास गुना एक्सीलरेशन, ठीक है। अब मास के लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग जो ऐसा यूनिट में यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, मीटर को यूज करते हैं। और एक्सीलरेशन के हम लोग क्या यूज करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इसका सॉल्यूशन हम लोग कुछ इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। हमें किससे जाना है, इससे अभी क्या चीज में है, ये सही यूनिट में है, हमें किस में जाना है, सीजीएस में जाना है। तो सीजीएस में जाने के लिए 1 मीटर से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर। उसके बाद एक्सीलरेशन, तो फिर से मीटर की जगह क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर की जगह, ठीक है। सीजीएस में भी क्या होता है, सेकंड स्क्वायर होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, सीजीएस में भी क्या होता है, सेकंड स्क्वायर ही होता है। तो ये होगा मास, ये होगा एक्सीलरेशन, सॉरी, मास को हम लोग क्या चीज में देखते हैं, तो किलोग्राम में देखते हैं, केजी, ठीक है। अब केजी तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम। तो हम देख सकते हैं सीजीएस में जब हम लोगों ने आया तो यहां लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, ये 1000 इंटू 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं, डाइन, ठीक है। देन हम क्या कर सकते हैं, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 3 इंटू 2, तो ये 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर 2, तो 10 टू पावर क्या होगा 5 डाइन। तो इस तरीके से हम लोग
इसे हम लोगों ने कन्वर्ट करने का तरीका सीख लिया। नेक्स्ट है अपना फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन SI यूनिट ऑफ एनर्जी एंड CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, SI यूनिट ऑफ एनर्जी और CGS यूनिट ऑफ एनर्जी में कैसे कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो मतलब जो यूनिट होता है, ठीक है, एनर्जी का, वो क्या होता है, जूल होता है SI यूनिट में, और इसमें क्या होता है, अर्ग होता है CGS यूनिट में। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि जो एनर्जी होता है, एनर्जी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कैपेबिलिटी ऑफ डू वर्क। ठीक है, मतलब ये आपका किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर होगा। वर्क क्या होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का यूनिट क्या होता है फोर्स के लिए, तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब 1 केजी से हमें क्या, ये क्या हो गया, एसआई में हमें जाना है किसमें, सीजीएस में। तो सीजीएस में जाने के लिए 1 केजी बराबर क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम। ठीक है, और मीटर, तो मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर, और पर सेकेंड स्क्वायर, और गुना मीटर के लिए फिर क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 10⁻3। ठीक है, 10⁻3 इंटू 10⁻2। ठीक है, और इंटू 10⁻2, और ऊपर में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, अर्ग। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं 10⁻7 अर्ग। ठीक है, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। तो ये हुआ आपका कन्वर्जन एसआई यूनिट से किसमें, सीजीएस यूनिट सिस्टम में। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हमने पूरा का पूरा यूनिट एंड डायमेंशन क्लियर करा दिया। ठीक है, ये सेशन को एक बार नहीं 2 बार देखिए। ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। और आपको जहां पर कुछ कुछ टर्म समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, उसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर चैप्टर के यूनिट्स को उठा करके एक चैप्टर मतलब बना दिया गया है। इसलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्टिंग में भी पढ़ते हैं और लास्ट में भी पढ़ते हैं। तो आप अभी जितना समझ में आता है बस उतना समझ लीजिए, ओवरव्यू देख लीजिए, और उसके बाद एक बार जब आप कुछ चैप्टर्स को और पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर से इसे आप एक बार इस सेशन को देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने परिवार का देखभाल करते रहिए।